14 मई 1948 से पहले पूरे वर्ल्ड में इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। इजरायली लोग, जिन्हें ज्यूस भी कहते हैं, वो पूरे विश्व में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। किसी ने इन्हें जहरीली गैस के चैम्बर में छोड़ा तो किसी ने इन्हें अपने देश से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। फाइनली इनको अपना देश 1948 में मिल ही गया, पर परेशानियां खत्म नहीं हुई। इनके पड़ोसियों ने इन पर बार बार वॉर डिक्लेयर किया। इन्हीं में से एक वॉर जो 1967 में हुआ था, जिसे 6 डे वॉर के नाम से भी जाना जाता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इस वॉर के स्टार्ट होने से पहले क्या हुआ और इस वॉर की लड़ाई कैसे लड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिए। मैं प्रतिभा पारिक और आप देख रहे हैं रियल जियोपॉलिटिक्स। इस वॉर में इजराइल अपने से ज्यादा ताकतवर 4 देशों को न सिर्फ हराता है, बल्कि अपनी ओरिजिनल साइज से 4 गुना ज्यादा जमीन पर कब्जा भी कर लेता है। इस वॉर ने इजराइल को मिडिल ईस्ट के एक रीजनल पावर में बदल दिया था। आज 50 साल से ज्यादा होने के बाद भी इस वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये वॉर 1967 में अचानक से नहीं हो गया था। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड से जुड़ी हुई है। चलो तो ये देखते हैं ये वॉर आखिर क्यों हुआ था और इसका वर्ल्ड वॉर से क्या कनेक्शन था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर सऊदी अरेबिया को ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ अपने साथ मिलाते हैं और उसे इजराइल देने का वादा करते हैं, और साथ ही ब्रिटिशर्स जूस लोगों को भी वॉर में अपना साथ देने के लिए मना लेते हैं और द बेलफोर डिक्लेरेशन पर साइन करते हैं। बेलफोर डिक्लेरेशन में कहा गया था कि वो जूस लोगों को पैलेस्टीन में उनका खुद का देश इजराइल बनाने में सपोर्ट करेंगे, और तभी से यहूदी वहाँ बड़ी संख्या में आने लग गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर के यहूदियों पर अत्याचारों के कारण ये ट्रेंड और भी ज्यादा बढ़ता चला गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ब्रिटिशर्स इस डिस्प्यूटेड जगह का कोई भी सॉल्यूशन किए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद नवंबर 1947 में यूएन के रिजोल्यूशन 181 के तहत फिलिस्तीन को अरब एंड ज्यूज स्टेट्स में पार्टीशन करने का फैसला किया जाता है, और ज्यूज एंड अरब्स के बीच तुरंत कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। ज्यूज तो यूएन रिजोल्यूशन पर मानने को तैयार हो गए थे, पर अरब्स फिलिस्तीन की सुई की नोक जितनी भी जमीन ज्यूज को देने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं ज्यूज इसे अपनी रिलीजियस मान्यता के अनुसार अपना होमलैंड मान रहे थे। वैसे ज्यूस लोग करते भी क्या, उनके पास पूरे वर्ल्ड में अपना कहने के लिए कोई देश नहीं था। इस बीच मई 1948 में इजराइल अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है, और इसी के रिएक्शन में इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान एंड इराक इजराइल पर अटैक कर देते हैं। इसे फर्स्ट अरब इजराइल वॉर भी कहा जाता है। इस वॉर का कोई नतीजा नहीं निकलता, और फेब एंड जुलाई 1949 के बीच इजराइल एंड अरब देशों के बीच समझौता कराया जाता है और टेम्पररी शांति कायम की जाती है। इसके बाद 1956 में स्वेज क्राइसिस के दौरान एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उसके बाद 10 सालों तक लगभग यहाँ शांति बनी रहती है। लेकिन ये शांति ऊपर ऊपर की ही थी। अंदर अंदर अरब लीडर्स 1948 वॉर की मिलिट्री लॉसेस से परेशान थे। साथ ही फिलिस्तीन से आने वाले रेफ्यूजीज भी उनके परेशानी का कारण बने हुए थे, और दूसरी तरफ इजराइल को भी भरोसा हो गया था कि अब अरब देश उनके लिए एक थ्रेट बनेंगे। इस कारण इस रीजन में एक और वॉर की पूरी संभावना बन रही थी। फ्रेंड्स, 6 डे वॉर को शुरू करने का काम कंटिन्यू हो रही बॉर्डर डिस्प्यूट करते हैं। मिड 1960 में सीरिया के कहने पर फिलिस्तीन गोरिल्लाज इजरायली बॉर्डर पर इजरायली डिफेंस फोर्स पर अटैक कर देते हैं, जिसका जवाब इजरायली आर्मी भी बखूबी देती है। अप्रैल 1967 में सिचुएशन और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है, जब सीरिया और इजराइल के बीच आर्टिलरी वॉरफेयर स्टार्ट हो जाती है। इस कांटे की टक्कर में सीरिया के 6 जेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी बीच इजिप्ट के साथ यूएसएसआर इंटेलिजेंस शेयर करता है कि इजराइल सीरिया पर फुल स्केल वॉर छोड़ने वाला है, और इसीलिए अपनी सेना को सीरिया के बॉर्डर की तरफ ले जा रहा है। हालांकि सोवियत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत थी, लेकिन इस रिपोर्ट की वजह से इजिप्ट भी अपनी सेना को साइनाई पेनिनसुला की तरफ इजरायली बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर देता है, और आने वाले कुछ ही दिनों में इजिप्ट इजराइल को साउथ साइड से पूरी तरह से घेर लेता है। इजिप्ट स्ट्रेट्स ऑफ तेहरान को बंद कर देता है, जहां से इजराइल का मोस्ट ऑफ ट्रेड होता है। साथ ही जॉर्डन के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लेता है, और गल्फ ऑफ अकाबा पर भी इजरायली शिप्स पर बैन लगा देते हैं।
अब इजरायली लीडर्स अपने आप को चारों ओर से घिरता देख फैसला करते हैं कि इस बार वो अरब्स की तरफ से पहला वार होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खुद पहले अटैक करेंगे। जून 5, 1967 को सुबह 7:30 बजे इजरायली एयरफोर्स के 200 विमान हवा में थे। तब इजरायली एयरफोर्स कमांडर का संदेश सभी पायलट्स को रेडियो पे सुनाई देता है कि उड़िए, दुश्मन पर छा जाइए, उसे बर्बाद कर उसके टुकड़ों को पूरे रेगिस्तान में फैला दीजिए, ताकि आने वाली कई पीढ़ियों तक इजरायली अपनी भूमि पर ही सुरक्षित रह सके। ये सारे विमान धरती से सिर्फ 15 से 20 मीटर ऊपर उड़ रहे थे, जिससे इजिप्ट के रडार सिस्टम इनका पता न लगा सके। इनमें से आधे विमान पहले वेस्ट साइड में मेडिटेरियन सी की तरफ गए और वहां से यू टर्न लेकर इजिप्ट की तरफ मुड़ गए, और आधे विमानों ने रेड सी के ऊपर से उड़ते हुए इजिप्ट के बहुत अंदर तक बने एयरफोर्स बेस का रुख किया। सारे पायलट्स को रेडियो सिस्टम बंद रखने को कहा गया था। साथ साथ उड़ रहे विमानों के पायलट्स हाथ के इशारों से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे थे। सारा खेल ही यही था कि इजिप्ट के बॉर्डर तक पहुंचने तक उन्हें इसकी हवा भी ना लगे। इसलिए एयरफोर्स कमांडर का साफ आदेश था कि अगर विमान में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसे रेडियो स्टार्ट नहीं करना है। भले ही विमान को समुद्र में क्रैश करना पड़े, पर रेडियो संपर्क नहीं करना है। इन सभी ने इजिप्ट के एयरफोर्स बेसेस को उड़ाने की कई बार मॉक ड्रिल भी की थी। इजराइल का खुफिया तंत्र इतना शानदार था कि इजिप्ट की सेना में भी उसके लोग थे, और ये ही नहीं, उससे और भी खुफिया सूचनाएं अपने दूसरे जासूसों से भी मिल रही थी। इनमें से ही एक जासूस था अली अल अल्फी नाम का शख्स, जो इजिप्ट के राष्ट्रपति नासिर की मालिश किया करता था। इजिप्ट एयरफोर्स की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपनी आर्म्ड फोर्स को छुपाने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। जब इजरायली एयरफोर्स ने अटैक शुरू किया था, तब लगभग इजिप्ट के सारे विमान जमीन पर थे और उनके पायलट्स नाश्ता कर रहे थे। इजिप्ट के सारे जहाज खुले आसमान के नीचे खड़े थे। फ्रेंड्स, आसमान में लड़ाकू विमान से खतरनाक कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब वो जमीन पर होते हैं तब वो खुद की भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। जब इजराइल ने हमला किया था, उस समय सिर्फ 4 ट्रेनी पायलट हवा में थे और उनके विमानों में कोई भी वेपन नहीं लगे हुए थे। उसी समय अलमासा बेस से, जो इजिप्ट के कैपिटल सिटी में है, 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया। उनमें से एक में फील्ड मार्शल अमोर और एयर कमांडर सिद्दीकी मसूद थे, और दूसरे एयरक्राफ्ट में थे चीफ ऑफ इंटरनल इंटेलिजेंस हुसैन अल सफी और रशियन सीनियर एडवाइजर अबू सुवेर। इजिप्ट के सारे सीनियर कमांडर या तो उन दोनों एयरक्राफ्ट में थे या उनका नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इजराइल के एयरक्राफ्ट जॉर्डन के रडार सिस्टम की पकड़ से नहीं बच सके। जॉर्डन ने इजिप्ट के डिफेंस मिनिस्टर सेम्स बदरान को कोडवर्ड इनाम लिखकर भेजा, जिसका मतलब था युद्ध। लेकिन इजिप्ट के छोर पर इस कोडवर्ड को डिकोड नहीं किया जा सका। इजिप्ट ने सिर्फ एक दिन पहले ही जॉर्डन को बताए बिना अपनी इन कोडिंग फ्रीक्वेंसीज को बदल दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि ऊपर वाले ने वो दिन इजराइल के नाम ही लिख दिया था। इस युद्ध के लिए इजराइल ने अपने 12 फाइटर जेट्स को छोड़कर सभी विमानों को हमला करने के लिए भेज दिया था। उस समय इजराइल का आसमान भगवान भरोसे ही था। एक बार इस वॉर के वॉर हेड इत्तेसाक रवी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम इस अटैक के सक्सेसफुल ना होने पर एक और अटैक की पहले से तैयारी करके बैठे थे। इजरायली एयरफोर्स हेडक्वार्टर में मैं और मेरे सहयोगी अटैक के आफ्टर इफेक्ट्स का इंतजार कर रहे थे। हमें फर्स्ट 45 मिनट्स पूरे दिन की तरह लग रहे थे। तब तक इजरायली एयरफोर्स इजिप्ट के बॉर्डर के अंदर घुस चुकी थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जेमिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर इजिप्शियन रडार को अपनी भनक तक नहीं लगने दी थी। इजरायली फाइटर जेट्स को सुबह 7:30 बजे अपना पहला टारगेट दिखाई दे गया था। इजराइल के रेड सी के ऊपर से आने वाले जेट्स उन बेसिस तक पहुंच गए थे जिनका इजिप्शियन एयरफोर्स मानती थी कि ये बेसिस इजरायली एयरफोर्स की पहुंच से बहुत बाहर है। वहां इजिप्ट के सारे विमान खुले आसमान के नीचे ऐसे ही खड़े थे। बहुत से बेसिस पे तो एक ही रनवे था। इजराइल को वहां सिर्फ बम गिराकर रनवे को बर्बाद करना था। उसके बाद वहां मौजूद जेट्स के पास टेक ऑफ करने का कोई तरीका नहीं था। आसमान में विजिबिलिटी बेहतरीन थी। इजरायली जेट्स एकदम से 9000 फीट की ऊंचाई पे चले गए। तब पहली बार इजिप्ट को उन फाइटर जेट्स का पता लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इजरायली जेट्स ने नीचे डाइव लगाई और 4-4 के फॉर्मेशन बनाते हुए इजिप्शियन बेसिस पर टूट पड़े।
हर एक 4-4 का फॉर्मेशन बनाने वाले जेट ने 3-3 चक्कर लगाए। उनकी पहली प्रायोरिटी थी रनवे को नष्ट करना और लंबी दूरी वाले एयरक्राफ्ट को बर्बाद करना, जिनसे इजरायली शहरों को खतरा था। और फिर आखिरी लक्ष्य था मिग विमानों को उड़ने लायक ना छोड़ना। उस समय इजिप्ट के सारे एयरबेसेस पर लगातार हमले हो रहे थे। इजरायली एयरफोर्स ने अगले एक ही घंटे के अंदर हर एक बेस पर 100 से ज्यादा बम गिराए। इजिप्ट के अधिकारियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इजराइल ऐसे भी हमला कर सकता है। एक ही घंटे के अंदर इजिप्ट के आधे से ज्यादा जेट्स जमीन पर ही नष्ट हो चुके थे। बाकी जो बचे थे वो रनवे बर्बाद होने की वजह से टेक ऑफ नहीं कर सकते थे। हमले की दूसरी लहर में इजरायली फाइटर जेट्स ने लगातार हमले करते हुए इजिप्ट के 14 एयरबेसेस और सभी रडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया। अब इजिप्ट का आसमान इजरायली जेट्स के पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका था। उस सुबह इजिप्ट के कुल 420 जेट्स में से 376 जेट्स नष्ट कर दिए गए और 1/3 पायलट्स इन हमलों में मारे गए थे। 10:35 पर इजरायली एयरफोर्स हेड मोटी होट ने जनरल रबीन को मशहूर जुमला बोला कि इजिप्शियन एयरफोर्स का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। इजिप्ट में मिली कामयाबी के बाद इजराइल अब अपने अटैक की रेंज बढ़ा देता है और जॉर्डन, सीरिया और इराक की एयरफोर्स पर भी ऐसे ही हमले करता है। दिन खत्म होते होते मिडिल ईस्ट के आसमान पर पूरी तरह इजरायली पायलट्स का अधिकार हो जाता है। एयर सुपीरियोरिटी बनने के साथ ही इजराइल की जीत तो मानो तय हो ही चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ और दिनों तक दोनों साइड्स के बीच फेयर फाइटिंग चलती है। 5 जून को ही इजिप्ट में ग्राउंड वॉर भी शुरू हो जाता है। एयर स्ट्राइक के साथ साथ इजरायली टैंक भी अटैक करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते इजिप्ट की साइनाई पेनिनसुला एंड गाजा पट्टी पर इजरायली फोर्सेस का कब्जा हो जाता है। 7 जुलाई को इजरायली ट्रूप्स ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम को कैप्चर कर लेते हैं, जो अभी तक जॉर्डन का पार्ट हुआ करती थी, और वेस्टर्न वॉल पर प्रे करके अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। फ्रेंड्स, वेस्टर्न वॉल, जिसे विलिंग वॉल भी कहते हैं, ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम में लोकेटेड ज्यूइश लोगों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। 6 डे वॉर की लास्ट लड़ाई सीरिया के साथ होती है और 2 ही दिनों में इजरायलीज गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लेते हैं। इस तरह 5 जून से शुरू होकर 10 जून तक, यानी मात्र 6 डेज में ही इजराइल अपने दुश्मनों को धूल चटा देता है। एक हफ्ते से भी कम समय में एक यंग नेशन ने इजिप्ट के गाजा पट्टी और साइनाई पेनिनसुला, जॉर्डन के वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम और सीरिया के गोलन हाइट्स को जीत लिया था। इस जीत के बाद इजराइल का साइज 3 गुना हो गया था। 132 घंटे चली फाइट्स में करीब 25,000 अरब्स और सिर्फ 800 इजरायली मारे गए थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।